चलिए भाई दोस्तों, बात करते हैं अब टू बी और नॉट टू बी, इंट्रोडक्शन टू द पोएम के बारे में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू द पोएम टू बी और नॉट टू बी का शुरू करने से पहले सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि भाई ये जो पोइट्री है ये विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट से ली गई है। विलियम शेक्सपियर का प्ले जो है हैमलेट से ली गई है और इस प्ले में जो हैमलेट जो है वो प्रोटैगोनिस्ट है। प्रोटैगोनिस्ट है वो इस प्ले का, हाँ, हीरो ऑफ द प्ले है हैमलेट। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट, तो वहीं से इस पोइट्री को लिया गया है। और ये जो पोइट्री है ये सलीलकवी का एग्जाम्पल है। सलीलकवी का एग्जाम्पल है ये जो पोइट्री है ये एक सलीलकवी है। और सलीलकवी क्या होता है? एक ड्रामेटिक डिवाइस होता है जिसमें एक व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर के अपने आप से ही जोर जोर से बड़बड़ाता हुआ बातें करता है, अपने आप से ही, खुद से ही। उसकी बातों को सुनने वाला स्टेज पर कोई नहीं होता है, यानी वो अकेला ही स्टेज पर रहता है, जैसे ऑडियंस देख रही होती है या रीडर्स पढ़ रहे होते हैं, और वो अकेला ही स्टेज पर जो है अपने आप से बात करते हुए बोल रहा होता है या अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। उसे ही हम सलीलकवी कहते हैं। सलीलकवी को लिखने के पीछे एक राइटर का पर्पस ये होता है कि सलीलकवी के माध्यम से राइटर जो है अपनी ऑडियंस को कहानी में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में पहले से ही जानकारी दे देता है, पहले से ही बता देता है, या फिर उस सलीलकवी को बोलने वाले व्यक्ति के कैरेक्टर को शायद वो उजागर करना चाहता है अपनी ऑडियंस के सामने। इस बात की जानकारी भी अगर किसी ड्रामेटिस्ट को देनी होती है तो वो सलीलकवी के माध्यम से ही देता है। और यही दो चीज़ें सलीलकवी को यूज़ करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस कहलाती है। यानी ये दो चीज़ें सलीलकवी के ड्रामेटिक इंपॉर्टेंस में शामिल होती है कि भाई सलीलकवी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है किसी प्ले या किसी ड्रामा में। वो इन्हीं दो पर्पसेस को लेकर के किया जाता है। या तो राइटर पहले से आगामी कहानी के बारे में जानकारी देना चाहता है अपनी ऑडियंस को, या फिर वो उस सलीलकवी को बोलने वाले कैरेक्टर या उसके माइंड में क्या चल रहा है उसके बारे में बताना चाहता है, इसीलिए वो सलीलकवी का इस्तेमाल करता है। यही पर्पस है सलीलकवी को यूज करने का। तो ये एग्जाम्पल एक ये पोइट्री एक सलीलकवी का एग्जाम्पल है जो कि हैमलेट के द्वारा बोली जा रही है। यानी इस सलीलकवी को कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है। और इस पोइट्री में हैमलेट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत प्रॉब्लम में है। अब प्रॉब्लम में इसलिए है क्योंकि पहले इसका स्ट्रगल मैं आपको समझा देता हूं, इसका कॉन्फ्लिक्ट मैं समझा देता हूं कि हैमलेट का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हैमलेट का जो है संघर्ष क्या है। हैमलेट का संघर्ष ये है कि इसके फादर जो है, हैमलेट के फादर, वो डेनमार्क के किंग होते हैं। डेनमार्क के किंग होते हैं। इनका मर्डर करके इनके जो अंकल थे, यानी कि हैमलेट के जो फादर थे वो डेनमार्क के किंग थे, तो डेनमार्क का राजकुमार कौन हुआ? हैमलेट। लेकिन इनके जो छोटे भाई थे, यानी हैमलेट के जो अंकल थे क्लौडियस जिनका नाम था क्लौडियस, तो ये क्लौडियस क्या करता है? ये हैमलेट के फादर को किल करके, हैमलेट के फादर को मार करके डेनमार्क का राजा बन जाता है। और इस बारे में किसी को भी पता नहीं होता है कि भाई ये जो डेनमार्क के किंग की जो हत्या हुई, यानी हैमलेट के फादर की जो हत्या हुई, ये किसने की, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। और ये क्लौडियस जो है हैमलेट के फादर की हत्या इसलिए करता है क्योंकि वो हैमलेट की मदर से शादी करना चाहता है, उसकी मदर को हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो जो है डेनमार्क के किंग यानी हैमलेट के फादर को मार देता है। अब किसी को भी इस बारे में पता नहीं होता है, इवन हैमलेट को भी ये नहीं पता है कि उसके फादर की हत्या किसने की या किसने उनका मर्डर किया। लेकिन बाद में हैमलेट के फादर का भूत, हैमलेट के फादर की जो आत्मा है या भूत, गोस्ट जिसको अपन कहते हैं, वो गोस्ट जो है हैमलेट को दिखाई देना शुरू होता है धीरे धीरे। और वो गोस्ट ही जो है हैमलेट के फादर का, वही सारी एक्सप्लेनेशन, सारी सच्चाई हैमलेट को बताता है कि भाई तेरे अंकल ने ही बेटा मुझे मारा है, या तेरे अंकल ने ही तेरे पापा की हत्या की है। सारी बातें उनके फादर का गोस्ट ही जो है हैमलेट को बताता है। फिर इस तरह से हैमलेट को सच्चाई का पता लगता है। उसके बाद जो है वो संघर्ष करता है अपने अंकल के विरुद्ध। हालांकि कोई भी उसका साथ नहीं देता है, क्योंकि उसकी तो कोई कदर ही नहीं होती है पूरे दरबार में।
काफ़ी जो है अपमान उसको सहन करना पड़ता है अपने अंकल की तरफ से, उसके अंकल के जो दरबारी थे उनकी तरफ से काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन लास्ट में जाकर के जो है संघर्ष दोनों के बीच में होता है, क्लाउडियस और हेमलेट के बीच में। फाइनली हेमलेट जो है एक जहर लगी हुई तलवार से, एक पॉइजनस तलवार से जो है अपने अंकल क्लाउडियस की हत्या कर देता है। मतलब अपना बदला लेने में सफल रहता है, क्योंकि बदले की आग जल रही होती है उसके अंदर कि भाई मुझे मेरी फादर की डेथ का बदला लेना है, अपने फादर के मर्डर का बदला लेना है अपने अंकल से, क्लाउडियस से। तो फाइनली जो है वो अपना बदला लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन खुद भी मर जाता है बेचारा। तो इस तरह से जो है ये कहानी है हेमलेट की। तो होता क्या है, अब इस कहानी में क्या होता है वही इंट्रोडक्शन अपने को पढ़ना है। यहाँ पर क्या है इस कहानी में, मतलब इस सलीलकवी में, ये जो सलीलकवी है वो किसकी है, हेमलेट की है। अब हेमलेट जो है इस पोइट्री में हम ये पढ़ेंगे कि हेमलेट की मनस्थिति क्या है, हेमलेट की मन में चल क्या रहा है, हेमलेट सोच क्या रहा है, हेमलेट की कंडीशन क्या है, वही चीज अपने को यहाँ पर पढ़नी है इस पोइट्री में। तो इस पोइट्री में हमें सिर्फ इतना सा समझना है, इस पोइट्री में पूरी स्टोरी की कहानी नहीं आएगी, ये तो स्टोरी की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ। यहाँ पे बेचारा हेमलेट इस पोइट्री में, टू बी और नॉट टू बी, ये पोइट्री क्योंकि हेमलेट से ली गई है, प्ले से, तो इस पोइट्री में हेमलेट बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत पजल्ड हम उसको कह सकते हैं। और यहाँ पर वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर वो ये सोच रहा है कि भाई मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है बेचारा, क्या करूं। वो ये सोचता है कि भाई क्या मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर लेना चाहिए या इस जिंदगी को जीना चाहिए, उसको समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि बहुत सारी परेशानियां उसके सामने हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि भाई उसके फादर ने जो है उसके अंकल ने जो है उसके फादर का जो है मर्डर कर दिया है। अब वो कैसे साबित करे, तो एक परेशानी ये, दूसरी परेशानी ये कि उसके अंकल का जो दरबार है या फिर उसके जो अंकल हैं, वो जो दरबार के लोग हैं वो उसका बड़ा अपमान करते हैं, कोई उसकी सुनवाई वहाँ पे होती नहीं है। तो एक परेशानी ये भी है, एक तकलीफ ये भी है। तीसरी प्रॉब्लम है ओफिलिया। हेमलेट की प्रेमिका ओफिलिया, हेमलेट की प्रेमिका ओफिलिया। इस कैरेक्टर में, मतलब इसी कहानी में, इसी प्ले में एक कैरेक्टर है ओफिलिया नाम का। तो ओफिलिया से हेमलेट बहुत प्यार करता है, लेकिन इसके पिताजी जो है, ओफिलिया के जो पिताजी हैं, ओफिलिया के जो फादर हैं, वो ओफिलिया के फादर उन दोनों को मिलने से, मतलब ओफिलिया को जो है हेमलेट से मिलने से रोक देते हैं। तो इसीलिए ओफिलिया जो है अपनी पिताजी की बातों में आ जाती है। जनरली हर बेटी आ जाती है अपने पिताजी की बातों में, ठीक है। खैर जो भी है, मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ वो अपने फादर की बातों में आती है, मतलब अपने पिताजी का कहना मानती है एक प्रकार से, है ना। अच्छी बात है, अपने फादर का कहना मानना चाहिए, है ना। तो अपने पिताजी का कहना मानती है और हेमलेट से मिलना बंद कर देती है, और इसीलिए हेमलेट का दिल टूट जाता है बेचारे का। तो एक प्रॉब्लम ये, अब कितनी समस्याओं को सुलझाए बेचारा। कोई एक प्रॉब्लम हो तो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे, इतनी सारी समस्याएं हैं। तो इसीलिए हेमलेट, और इसके अलावा जीवन में आने वाली तकलीफें अलग, तरह तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है उसको। तो ये इतने सारे संघर्ष जो उसकी लाइफ में आते हैं ना, तो इन सारे संघर्षों के कारण वो टूट जाता है बेचारा, दुखी महसूस करता है कि यार कौन कौन सी समस्या को सॉल्व करूं मैं। तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब हेमलेट अपने जिंदगी को, अपनी लाइफ को समाप्त करने के बारे में सोचता है, यानी कि सुसाइड करने के बारे में सोचता है कि यार ऐसी जिंदगी से तो बढ़िया है कि मर जाओ साला। तो इसीलिए इस पोइट्री का टाइटल दिया है टू बी और नॉट टू बी, कि ऐसा करूं या ना करूं, यानी कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो कंफ्यूज्ड है कि भाई क्या मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं या फिर मुझे जीना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मैं अपनी जिंदगी को खत्म करके कुछ गलत काम कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मैं बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहा हूं अपनी जिंदगी को खत्म करके। तो इसीलिए जो है इस पोइट्री का टाइटल दिया गया है टू बी और नॉट टू बी, कि भाई ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी जद्दोजहद में ये पोइट्री लिखी गई है, और इसी कंफ्यूज्ड स्टेट को एक्सप्रेस करती हुई ये पोएम अपने को पढ़नी है, जो
एक तरह से सली लकवी का एग्जाम्पल है। और दूसरी बात कि भाई इस पोइट्री में क्या एक्सप्रेस किया गया है, द पजल्ड स्टेट ऑफ माइंड ऑफ हेमलेट। हेमलेट का जो पजल्ड स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि उसकी जो मानसिक परेशानी की जो अवस्था है, उस मानसिक परेशानी की अवस्था को इसमें दर्शाया गया है कि भाई वो सोच रहा है कि भाई अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूं या नहीं करूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मैं अपनी लाइफ को ख़त्म करके बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहा हूं जिसका मुझे बाद में पछतावा हो। बाद में तो कहाँ पछतावा होगा, मरने के बाद तो, है ना। तो इसीलिए इस पोइट्री को टाइटल दिया गया है टू बी और नॉट टू बी, कि भाई क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा उसको कि भाई मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए या अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए सुसाइड करके। यही इस पोइट्री की समरी है। चलिए इंट्रोडक्शन टू द पोएम पर आइए, देखिए इंट्रोडक्शन टू द पोएम। करें स्टार्ट। विलियम शेक्सपियर्स टू बी और नॉट टू बी इज अ soliloquy by Hamlet in his play Hamlet। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है कि भाई विलियम शेक्सपियर की ये जो पोएम है टू बी और नॉट टू बी, ये एक soliloquy का एग्जाम्पल है जो हेमलेट के द्वारा बोली गई है इन हिज प्ले हेमलेट। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे हुए प्ले हेमलेट में, यानी कि इसको कहां से लिया गया है, हेमलेट प्ले से लिया गया है, शेक्सपियर का प्ले है और ये बोली भी गई हेमलेट के द्वारा है। हेमलेट प्ले का नाम भी हेमलेट है और जो व्यक्ति इसको बोल रहा है हेमलेट, क्योंकि प्रोटैगोनिस्ट है इस प्ले में, तो वही इस soliloquy को बोल रहा है और soliloquy का एग्जाम्पल है ये पोइट्री। ठीक है, तो हेमलेट प्ले में हेमलेट के द्वारा बोली गई एक soliloquy है ये पोएम टू बी और नॉट टू बी। द soliloquy इज फ्रॉम एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट ऑफ द प्ले। ये soliloquy जो है इस प्ले के थर्ड एक्ट के सीन फर्स्ट से ली गई है। भाई ध्यान रखना, जैसे कि अभी एज यू लाइक इट जो आपने पढ़ा है, एज यू लाइक इट में जो जैकस के द्वारा बोली गई वो जो पोएम है ना, द सेवन एजेस ऑफ मैन, विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है एज यू लाइक इट, उस एज यू लाइक इट प्ले से ही ली गई विलियम शेक्सपियर की एक पोइट्री है द सेवन एजेस ऑफ मैन, जो कि एक्ट 7 के कौन से सीन से ली गई है, सॉरी एक्ट 2 के कौन से सीन से, 7 सीन्स हैं उसमें, 7th नंबर के सीन से, है ना। एक्ट 2 के सीन नंबर 7 से उसको लिया गया है द सेवन एजेस ऑफ मैन। और किसके द्वारा बोली गई है, जैकस के द्वारा बोली गई है। जैकस कौन था, किसका, सीनियर ड्यूक का, सीनियर ड्यूक के लॉर्ड्समैन में से एक था वो जैकस। तो ये जो पोइट्री है, मतलब ये जो टू बी और नॉट टू बी जो soliloquy है, दिस soliloquy इज फ्रॉम एक्ट 3rd सीन फर्स्ट ऑफ द प्ले। ये हेमलेट प्ले के 3rd नंबर के एक्ट के सीन फर्स्ट से ली गई है, ध्यान रखिएगा भाई। दिस सीन इन द प्ले हेमलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हेमलेट जो प्ले है, इस हेमलेट प्ले में ये जो सीन है 3rd एक्ट का सीन फर्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है ये 3rd एक्ट का। This scene is also remembered for Hamlet's famous soliloquy to be or not to be। और एक्ट 3rd के इस सीन फर्स्ट को इंग्लिश लिटरेचर में फेमस याद किया जाता है, रिमेंबर यानी कि याद किया जाता है हेमलेट की फेमस soliloquy to be or not to be के लिए। ध्यान रखिएगा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए प्ले के 3rd एक्ट के सीन फर्स्ट में जो ये soliloquy है टू बी और नॉट टू बी, हेमलेट की जो soliloquy है इंग्लिश लिटरेचर में लिखी गई फेमस soliloquies में से एक काउंट होती है ये। यानी इंग्लिश लिटरेचर में जितनी भी soliloquies हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेमस पॉपुलर soliloquies हैं उनमें काउंट किया जाता है हेमलेट की soliloquy को, टू बी और नॉट टू बी। आप भी अगर कभी 2 सिचुएशंस में अगर फंसे हों, 2 परिस्थितियां अगर आपके सामने ऐसी आ जाए जिनमें से किसी एक के बारे में अगर आप चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक को चुनने के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो वहां पर आप ये डायलॉग मार सकते हैं, क्या करूं यार, टू बी और नॉट टू बी, भाई ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या करूं यार। आपकी इच्छा है कॉलेज आने की, मम्मी कह रही है नहीं आज नहीं जाना, आज तो प्रोग्राम में चलना है, तो फिर आपने आपकी फ्रेंड को फ़ोन किया, तू जा रही है कि भाई हाँ जा रही हूँ, तो फिर तू क्या सोच रही है कि यार मैं तो सोच तो रही हूँ आने की, या मैं सोच तो रहा हूँ आने की लेकिन मम्मा नहीं आने दे रही, तो क्या करूँ, टू बी और नॉट टू बी, ये मैं करूँ या नहीं करूँ। मतलब
जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ कॉलेज आने की, वो आऊँ या नहीं आऊँ, यानी कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डायलॉग आप मार सकते हो, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। तो इस सीन को, जिसमें सलीलकवी लिखी गई है हेमलेट की, इस सीन को विलियम शेक्सपियर के प्ले हेमलेट की फेमस सलीलकवीज टू बी और नॉट टू बी के लिए याद किया जाता है। एक्ट थर्ड के सीन फर्स्ट को ध्यान रखिएगा। दिस सलीलकवी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द प्लॉट। इस लाइन को छोड़ दीजिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेनी अदर रीजंस। इसे भी छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वाली लाइन पर आइए। इट लेज बेयर, यहां पर आइए आप। अच्छा, ये सारी चीजें पॉइंट्स बना करके लिख लीजिएगा भाई, जितनी भी लाइंस हम पढ़ रहे हैं इन सभी को पॉइंट्स बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट लाइन पर। इट लेज बेयर द टॉर्मेंटेड माइंड ऑफ हेमलेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पोइट्री में, टू बी और नॉट टू बी, जो शेक्सपियर की जो है सलीलकवी है, ये सलीलकवी हमें लेज बेयर यानी उजागर करती है, रिवील करती है किसके बारे में? द टॉर्मेंटेड माइंड ऑफ हेमलेट। हेमलेट का जो माइंड है, यानी कि उसका जो मन है, वो बहुत ही ज्यादा टॉर्मेंटेड फील कर रहा है। टॉर्मेंटेड यानी कि परेशान, बहुत टॉर्मेंटेड है, वो बहुत परेशान है, और उसी परेशानी को उजागर करती है ये पोइट्री टू बी और नॉट टू बी। यानी कि इस पोइट्री में हमें पढ़ने को मिलेगा कि हेमलेट किस कदर परेशान है, बहुत टॉर्मेंटेड फील कर रहा है, बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। Hamlet admits that he is torn by moral and religious doubts and dreadful possibilities of future punishment for sin. इस पोइट्री में हेमलेट इस चीज को स्वीकार करता है that he is torn, कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। किसकी वजह से? by moral and religious doubts, अनेक प्रकार के नैतिक और धार्मिक जो संदेह होते हैं। and किसकी वजह से दुखी है वो? अनेक प्रकार के मोरल डाउट्स एंड रिलीजियस डाउट्स की वजह से। यानी उसके मन में अनेक प्रकार के नैतिक संदेह हैं, उसके मन में अनेक प्रकार के धार्मिक संदेह हैं, और साथ ही साथ वो परेशान है किसकी वजह से? ड्रेडफुल पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर पनिशमेंट फॉर सिन, कि अगर आपने कोई पाप कर दिया है तो उस पाप के लिए आगे आने वाले भविष्य में किन भयंकर दंड रूपी संभावनाओं को आपको भुगतना पड़ेगा, इस चीज के बारे में सोचकर भी वो बहुत ज्यादा दुखी है। यानी कि दो चीजें उसके मन को बहुत परेशान कर रही है, दो बातें, दो चीजें। पहला तो क्या है? रिलीजियस डाउट्स एंड मोरल डाउट्स। उसको नैतिक संदेह, अनेक बहुत सारी चीजों को लेकर के मोरल डाउट्स उसके माइंड में है, और अनेक प्रकार की चीजों को लेकर के कुछ रिलीजियस डाउट्स भी उसके मन में है। एक तो नंबर 1 तो आ गया मोरल डाउट्स, कुछ मोरल डाउट्स हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं, कुछ रिलीजियस डाउट्स हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं, और तीसरे नंबर की चीज क्या है कि कोई भी पाप से युक्त कार्य अगर कोई व्यक्ति कर बैठता है अपने जीवन में, तो आगे आने वाले समय में उस पाप के लिए क्या कोई ड्रेडफुल पनिशमेंट व्यक्ति को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ड्रेडफुल यानी कि भयानक, पनिशमेंट यानी कि दंड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई बुरा कार्य करता है, कोई पाप से युक्त कार्य करता है, तो क्या आने वाले भविष्य में उसको किसी भयंकर दंड का सामना करना पड़ता है या नहीं। इस चीज को लेकर के भी उसके मन में कुछ संदेह हैं, कुछ डाउट्स हैं, और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के वो सोच रहा है, मन ही मन विचार कर रहा है, बड़बड़ाते हुए अपने आप से अकेले में। इसीलिए ये पोइट्री इसका सलीलकवी का एग्जाम्पल है, क्योंकि सलीलकवी में व्यक्ति अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए बातें करता है अकेले में, उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता है, अकेले में अपने आप से बड़बड़ाते हुए बातें करता है वो। तो इतनी सारी चीज़ों को लेकर के परेशान है वो। मोरल डाउट्स हैं उसके मन में, रिलीजियस डाउट्स हैं उसके मन में, और तीसरे नंबर की जो प्रॉब्लम है वो ये है, मन ही मन वो ये सोच रहा है कि क्या अगर कोई सिंफुल एक्टिविटी हम कर लेते हैं, क्या कोई पाप से युक्त कार्य अगर हम करते हैं, तो क्या उसके लिए व्यक्ति को कोई ड्रेडफुल पनिशमेंट मिलती है क्या भविष्य में, फ्यूचर में। आगे देखिए, तो ये सारी चीजें उसको परेशान कर रही है, इतने सारे सवाल उसके मन में चल रहे हैं जो उसे जो है तकलीफ पहुंचा रहे हैं या तकलीफ दे रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? What oppresses Hamlet's soul is injustice. What oppresses, कि जो चीज हेमलेट की आत्मा को बहुत ज्यादा पीड़ित करती है। ऑप्रेस का मतलब वैसे अत्याचार करना होता है, लेकिन यहां पर हम पीड़ित करना कह सकते हैं। यानी कि जो चीज हेमलेट की आत्मा को सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है इनजस्टिस, अन्याय।
यानी ऊपर आए 3 पॉइंट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हैमलेट की आत्मा को कचोट रही हैं बहुत ज्यादा, जिसमें से 3 चीजों के अलावा चौथे नंबर की चीज है अन्याय। जो अन्याय उसके साथ हुआ है, कौन सा अन्याय? ये अन्याय ही तो हुआ है। उसके अंकल ने उसके फादर के साथ जो किया ये अन्याय ही तो है। जो अन्याय उसके साथ हुआ है, जो इनजस्टिस उसके साथ हुआ है, ये अन्याय को लेकर के भी उसकी आत्मा बहुत ही जो है तड़प रही है। डिसडेनफुल ट्रीटमेंट और डिसडेनफुल मतलब दुर्भावनापूर्ण जो व्यवहार उसके साथ किया जाता है उसके अंकल के द्वारा, उसके अंकल या उसके अंकल के दरबारी बड़ा ही डिसडेनफुल ट्रीटमेंट करते हैं उसके साथ, बड़ा ही दुर्भावनापूर्वक तरीके से बातचीत करते हैं या व्यवहार करते हैं, तो ये चीज भी उसकी आत्मा को बहुत परेशान करती है। नंबर 5 पॉइंट्स हो गए जो चीज उसकी आत्मा को कचोट रही है। नंबर 5 पॉइंट हो गए। 6 लेक ऑफ अप्रिशिएशन, उसे प्रशंसा नहीं मिलती है। कमी, लेक का मतलब कमी या अभाव, अप्रिशिएशन यानी प्रशंसा, यानी वो कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही काम कर ले, लेकिन कोई उसकी तारीफ नहीं करता है, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता है बेचारे की। बापड़ा जो है ऐसे ही अपने आप को शाबाशी दे लेता है और कोई उसको जो है शाबाशी दे नहीं देता। तो कोई होनी चाहिए एक, मतलब कोई होना चाहिए एक भाई कोई तो दे, भाई राजा नहीं दे तो कोई और तो दे। तो ये 6 नंबर का पॉइंट हो गया जो उसकी आत्मा को कचोट रहा है। आगे देखिए अनहैप्पीनेस इन लव, और 6 नंबर का जो पॉइंट है जिसकी वजह से वो दुखी है वो है ये अनहैप्पीनेस इन लव, प्यार में मिला दुख, अनहैप्पीनेस, प्यार में मिला दुख। एंड सो ऑन का मतलब और अधिक, यानी और भी बहुत सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, और भी बहुत सारी प्रकार की समस्याएं हैं जो हैमलेट की आत्मा को ऑप्रेस करती है, पीड़ित करती है या परेशान करती है। 6 पॉइंट्स तो काउंट कर लिए हमने यहाँ पर। नंबर 1 मोरल डाउट्स, नंबर 2 रिलीजियस डाउट्स, नंबर 3 सिंफुल एक्टिविटी के लिए ड्रेडफुल पनिशमेंट मिलता है क्या भविष्य में, ये 3 नंबर का पॉइंट। नंबर 4 इनजस्टिस, अन्याय। नंबर 5 डिसडेनफुल ट्रीटमेंट। नंबर 6 लेक ऑफ अप्रिशिएशन। नंबर 7 हो गए, तो अनहैप्पीनेस इन लव 7 पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट्स हो गए, 7 पॉइंट्स हो गए जो हैमलेट की आत्मा को परेशान करते हैं। इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजों के बारे में बड़बड़ाते हुए सोच रहा है, वो आधा पागल तो ऐसे हो गया होगा, सोचो आप। और ऐसी कंडीशन में कोई बड़बड़ाते हुए अपने को देख लेना अगर कमरे में, जिसमें तो पागल करार दे देते हैं अपने को, पागल हो गया क्या, फिर कैसे अपने आप से बड़बड़ाते हुए बातें कर रहा है। अरे चिंतन चल रहा है भाई, चिंतन चल रहा है। बड़े बड़े विचारक कह करके गए हैं कि एक व्यक्ति को अकेले में चिंतन भी करना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपसे आकर के कहे, अगर वो आपको बड़बड़ाते हुए अकेले में देख ले और आपसे कहे कि बावड़े हो गया क्या, तो उससे कहिएगा चिंतन कर रहा हूं, चिंतन, गंभीर चिंतन। और वैसे भी तेरे बस की नहीं है, तुम जैसे लोग तो पागल ही समझते हो गंभीर रूप से चिंतन करने वाले को। एक चिंतन किया था हैमलेट ने, अगर वो उस चिंतन को नहीं करता तो शायद मर जाता, सुसाइड कर लेता। लेकिन वो तो अच्छा हुआ जो उसने चिंतन कर लिया भाई साहब, क्योंकि चिंतन करने में कभी कभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आता है। और जो व्यक्ति चिंतन ना करे तो वो डायरेक्ट फिर खत्म। तो इसीलिए अगर जीवन में आपके भी कभी इस प्रकार की कोई समस्या आए, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर कभी फंस जाओ, तो एक बार बड़बड़ाते हुए चिंतन जरूर कर लेना हैमलेट की तरह, जैसे उसने किया। और इसी वजह से बापड़ा बच गया और अपना बदला लिया नहीं लिया फिर उसने। तो इसीलिए, वरना अगर उस चिंतन से ही अगर मर जाता, डर जाता, तो वहीं खत्म हो जाता, अपनी लाइफ खत्म कर लेता वहीं पर। तो इसीलिए चिंतन जरूरी होता है। तो सही कह करके गए वो महान विचारक, जो कह करके गए कि भाई चिंतन करना जरूरी है, तो चिंतन कर लिया कीजिए कभी कभी। तो इसीलिए जो है इन सारी चीजों की वजह से वो बड़ा परेशान है और इन सारी चीजों के बारे में गंभीर चिंतन कर रहा है। इट इज अ वेरी प्राउड दैट वुंडेड सोल दैट स्पीक्स हियर। इस लाइन को छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आइए। इट इज मेनली दिस सलीलकवी दैट मेड कोलरिज कंक्लूड। हाँ भाई देखिए, अब इस सलीलकवी के बारे में इंग्लिश लिटरेचर के एक पोइट हैं एस.टी. कोलरिज, यानी कि सैमुअल टेलर कोलरिज। लास्ट लाइन है, देख लेना, पढ़ लेना, है ना। लास्ट लाइन है, पढ़ लेना भाई, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज अपन पढ़ चुके हैं, केवल ये लास्ट लाइन है, देख लेना आप, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस पोएम से रिलेटेड मतलब इतनी रेलिवेंट नहीं है ना। देखिए भाई,
अब इंग्लिश लिटरेचर के एक पोइट हैं दोस्तों एस.टी. कोलरिज, जिनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कोलरिज, एस.टी. कोलरिज, ठीक है ना। तो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं ये एस.टी. कोलरिज, और सेकेंड ईयर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आपके एक पोइट्री भी है एस.टी. कोलरिज की। थर्ड सेमेस्टर में पोइट्री पढ़ोगे आप एस.टी. कोलरिज की, क्रिस्टाबेल नाम से एक पोइट्री है इनकी, थर्ड सेमेस्टर में चलती है सेकेंड ईयर में। तो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं ये एस.टी. कोलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज इन दोनों ने मिलकर के लिरिकल बैलेड लिखा था, पता है आपको? लिरिकल बैलेड्स नाम से एक राइटिंग लिखी थी इन दोनों ने मिलकर के, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज ने मिलकर के 1798 में, 1798 में। खैर आगे देखिए, इट इज मेनली दिस सलीलकवी दैट मेड कोलरिज कंक्लूड, और मुख्य रूप से यही वो सलीलकवी है जिसने एस.टी. कोलरिज को ये निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर कर दिया था, यानी कि इस सलीलकवी को पढ़कर के एस.टी. कोलरिज ने क्या कमेंट किया था हेमलेट के कैरेक्टर के ऊपर, क्या टिप्पणी की थी उन्होंने, दैट हेमलेट इज अ फिलोसोफर, कि हेमलेट इतना सोच विचार कर तो रहा है, अच्छी बात है। तो इस इतना सोच विचार करने के कारण उन्होंने हेमलेट को एक फिलोसोफर तो बता दिया, दार्शनिक तो बता दिया कि भाई हेमलेट इतना सोच विचार कर रहा है, इस कारण वो अच्छा दार्शनिक है, अ मोरलाइजर, नैतिक बातें करने वाला एक अच्छा व्यक्ति है, बट नॉट अ मैन ऑफ एक्शन, लेकिन कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं है। यानी इतना सोच विचार करने के बजाय तो उसको कार्य करना चाहिए। ये कमेंट किया था एस.टी. कोलरिज ने टू बी और नॉट टू बी वाली पोएम को पढ़ करके, या इस टू बी और नॉट टू बी की सलीलकवी को पढ़ करके, कि भाई हेमलेट जो है वो मोरलाइजर तो है, फिलोसोफर तो है, अच्छी बात है, लेकिन मैन ऑफ एक्शन नहीं है, यानी कि काम भी करना चाहिए इंसान को, इतना ज़्यादा सोच विचार के साथ काम भी करना चाहिए। अगर वो काम कर लेता फालतू सोच विचार नहीं करके तो और कुछ बेटर कर सकता था। कुछ इस तरह का कमेंट किया था एस.टी. कोलरिज ने इस पोइट्री को लेकर के। नाउ हाउ फार कोलरिज वाज करेक्ट इज डिबेटेबल। अब इस कमेंट को लेकर के एस.टी. कोलरिज कितने सही थे ये विवादास्पद विषय है। डिबेटेबल, डिबेट का मतलब विवाद करना, डिबेटेबल मतलब विवाद योग्य विषय है ये, यानी कि इसके ऊपर जितना विवाद किया जाए उतना कम है। विवाद तो देखो चलता रहता है, आप एक पॉइंट निकालो, दूसरा पॉइंट निकल आएगा, फिर तीसरा निकल आएगा, जितने मुंह उतनी बातें। तो एस.टी. कोलरिज इस बात को लेकर के कितने सही हैं ये तो वही जाने, लेकिन ये एक विवाद का विषय है कि वाकई में क्या हेमलेट मैन ऑफ एक्शन नहीं था। तो ये इस पोइट्री का इंट्रोडक्शन है, ठीक है भाई।